आज का एजेंडा, जी हां, देश की राजनीति की धुरी, यूपी और देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है और जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराड़ा। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज कैसी सियासी हवा बहने वाली है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर और देहरादून से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब, उमेश श्रीवास्तव, उपेंद्र द्विवेदी, अमित गंजू और देहरादून से अवनीश जुड़ गए हैं, जो आपको दोनों प्रदेशों के मूड को समझाने में मदद करेंगे। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जो आज का एजेंडा बनने वाली है। शबाब से बात करते हैं। शबाब, आज के एजेंडे में सबसे बड़ी खबर क्या है? और देखिए, आज प्रदेश की दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहेगी। सबसे पहले ईद उल अजहा का त्यौहार है, जो पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज अदायगी की जा रही है। जिन जगहों पर नमाज अदा हो गई है वहां पर कुर्बानी की जा रही है। गाइडलाइन जारी हैं, आप प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते, इस तरीके की तमाम चीजें हैं। दूसरी जो प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए उत्तर प्रदेश से तकरीबन 36 टन राहत सामग्री भेजी जाएगी, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर बस अब से कुछ ही देर में 5 कालिदास मार्ग से रवाना करेंगे, जिसमें पीने का पानी, बिस्किट, दवाएं, तमाम चीजें हैं। और ये दोनों खबरें आज दिन भर प्रदेश में छाई रहेंगी। मोनिका, उमेश, आप बताइए कि एजेंडे में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं? जी हाँ, देखिए मोनिका, हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। हिंदुस्तान के त्योहार हिंदुस्तान की ताकत हैं। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार है और इस त्योहार को लेकर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। अमन और भाईचारे के इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों की आंखों में जो चमक देखने को मिल रही है वो यकीनन बताती है कि हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों की ताकत क्या है। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से अमन की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं और बकरीद के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस त्योहार को लेकर के पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। एडीजी, एसएसपी समेत तमाम आला पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। एजेंडा है आज का, जानते हैं उपेंद्र से। उपेंद्र, बताइए। देखिए, वाराणसी समेत समूचे पूर्वांचल में आज जो है ईद की नमाज अदा की जा रही है। कुर्बानी के पर्व को लेकर नमाज अदा की गई है और कई मस्जिदों में अब तक नमाज अदा हो चुकी है और कुछ मस्जिदों में बाकी है। जो प्रमुख मस्जिदें हैं वहां पर लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक सारी नमाज जो है वो अदा कर ली जाएगी। उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा और लोग मुबारकबाद के साथ और मुल्क में अमन चैन की दुआ के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और सभी के में जबरदस्त उत्साह है। खास सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं पूर्वांचल में। खुद वाराणसी में एसएसपी और डीएम पैदल मार्च कर रहे हैं, तो एडीजी ने और कमिश्नर ने खुद कई जगह नमाज स्थल पर जाकर वहां पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम लिया। क्या वहां पर जो है जो नमाजी हैं उनकी सुख सुविधा और जो उनके साफ सफाई है उनका भी जो है व्यापक निरीक्षण किया गया। तो आज कुल मिला के जो पूरे पूर्वांचल में जो कुर्बानी का पर्व है उसकी जो रौनक है वो दिखाई दे रही है और सुबह से ही सभी मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। वाराणसी की बात करें तो जामा मस्जिद में नमाज अदा हो चुकी है। कुछ देर पहले काशी विद्यापीठ में नमाज अदा की गई है और इस वक्त हम जो है मस्जिद बीबी उल्फत पर खड़े हैं, काशी विद्यापीठ पर, जहां पर अंदर नमाज अदायगी का सिलसिला शुरू है। बाहर बड़ी संख्या में यह यतीम व फकीर बैठे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस पर्व की जो सबसे खासियत होती है बकरीद की, कि यहाँ पर जो कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद जो तवर्रुक के रूप में जो गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, फकीर होते हैं, उनको भी जो है वो बांटा जाता है। जो आज दिन भर से अमित भी हमारे साथ है। अमित, आज के एजेंडे की बड़ी खबरें क्या है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज बकरीद के इस त्यौहार पर न्यूज़ 18 की तरफ से तमाम दर्शकों को दिली मुबारकबाद। देखिए, इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से पहले तो कहूँगा आप दिखाने का दृश्य दिखाएं। लोग नमाज अदा कर चुके हैं, सबके चेहरे पे खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज इस पर्व पर लोगों ने दुआएं मांगी हैं अल्लाह से कि अमन चैन बना रहे,
प्रेम बना रहे, खुलूस बना रहे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कानपुर में लगभग 28 ऐसे स्थान है जहां मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, मगर कानपुर का ईदगाह है जहां लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आज नमाज अदा की। 8:38 पे करीब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब इसका समापन हो चुका है। और इस जहां हम खड़े हैं उसमें समापन। और अगर हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एडीजी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अविनाश चंद्र। इसके अलावा 9 सेक्टर्स में से बांटा गया है, जिसमें एसएसपी, आईजी, 4 एडिशनल एसपीज, एसपी ट्रैफिक, एसपी कंट्रोल रूम किए गए हैं और हर तरफ बकरीद की रौनक देखने को मिल रही है। अवनीश, प्रदेश में आज क्या कुछ हलचलें हैं? देहरादून की बात की जाए तो कौन सी बड़ी खबरें हैं? मोनिका, देखिए बिल्कुल आज जिस तरीके से पूरे देश भर में ईद का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं देहरादून में भी जो नमाज अदाई है वो इस वक्त चल रही है। कई जगह संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी कई जगह ईद जो नमाज है वो अदा की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने रूट डाइवर्ट का प्लान तैयार किया था, क्योंकि इस वक्त नमाज चल रही है तो उस पूरे एरिया को 0 जोन में रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड के लिए आज का काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बेंगलुरु में सबसे पहले आज जो रोड शो होने वाला है इन्वेस्टर समिट्स को लेकर के, उसमें आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित आला अधिकारी भी उसमें जाने वाले हैं। शबाब, बकरीद की रौनक देखने को मिल रही है। नमाज कहीं अदा किया जा चुका है, कहीं अदा करना बाकी है। सुरक्षा के भी आप बता रहे थे कि काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा एक और चीज समझाइए, अगर मुमकिन है तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि बकरीद की महत्ता क्या है और क्या संदेश आज के दिन दिया जाता है। सवालों का जवाब ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से ही ले लेते हैं। वो हमारे साथ हैं। बकरीद की रौनक चारों तरफ है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बकरीद और उसकी अहमियत के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या मैसेज, क्या संदेश इस त्योहार से मिलता है? नहीं, आज पूरे मुल्क में बहुत जोश और खरोश और मजहबी तौर पर कुर्बानी का ये त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है, जिसमें कि लोग पहले नमाजें अदा करते हैं, उसके बाद जा करके कुर्बानियाँ पेश करते हैं। ये ईद उल अजहा का त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शानदार कुर्बानी की तारीख याद दिलाता है। और कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह के हुजूर में ये कुर्बानी पेश कर हम अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, कि जब कभी भी इंसानियत को कुर्बानी की ज़रूरत हो तो हम वो कुर्बानी पेश करें। इसीलिए हम लोगों ने ये अपील मुसलमानों से की है कि कुर्बानी के जज्बात का इजहार करते हुए अपने ईद उल अजहा के बजट के 10 हिस्सा फ्लड रिलीफ के लिए केरला में भेजें, जिससे कि वहाँ बड़े पैमाने पर लोगों की मदद और इमदाद की जा सके। और कुर्बानी को लेकर के गाइडलाइन भी जारी की गई है। जो प्रतिबंधित जानवर हैं, खासकर गाय और बड़े जानवरों में ऊंट, जिनको प्रतिबंधित किया गया है कि उनकी कुर्बानी ना की जाए, इस तरीके की भी गाइडलाइन लोगों को हम लोगों ने 8 पॉइंट्स की गाइडलाइन इश्यू की है। मुसलमानों से अपील की है कि हर साल की तरह इस साल भी उन जानवरों की बिल्कुल भी कुर्बानी ना करें जिन पर भी कानूनी तौर पर पाबंदी लगी हुई है। उसी के साथ साथ कुर्बानी रास्तों में, गलियों में ना करें, जिससे कि राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। कुर्बानी के जानवर का वेस्ट खुलेआम कूड़ेदानों में ना डाल करके नगर निगम की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसी में डिस्पोज ऑफ करें। कुर्बानी के जानवर का खून नालियों में ना बहाएं, ये मजहबी तौर पर नापसंदीदा है, बल्कि उसके खून को कच्ची ज़मीन में दफन करते हैं ताकि वो पेड़ पौधों के लिए खाद बन सके, और कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में ज़रूर तकसीम करें। बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर से फिरंगी महली साहब ने इस बात को क्लियर किया है कि कुर्बानी बहुत जरूरी है, लेकिन लोग इस बात का ख्याल रखें कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं, खासकर गाय का उन्होंने जिक्र किया है और ऊंट का जिक्र किया है, कि इनकी कुर्बानी ना की जाए। जो बड़े जानवर हैं उनको स्लॉटर हाउस में कुर्बान किया जाए, उनको वहां पर कुर्बानी की जाए। ये तमाम 2-4 चीजें हैं जिनको बड़े पैमाने पर जानकारियां उन्होंने दी है न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में। उमेश, इससे पहले आप बता रहे थे कि नमाज अदा करने का दौर चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों का रुख कर रहे हैं। इंतजामात और क्या कुछ खास आज के दिन देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, देखिए मोनिका, न्यूज़ 18 के दर्शकों को ईद की दिली मुबारकबाद, और शबाब जी को ईद की दिली मुबारकबाद, क्योंकि आज ईद का त्यौहार है और आज का एजेंडा भी त्यौहार है, आज का शब्द भी त्यौहार है। कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू की जान, यही है अपना हिंदुस्तान, यही है अपना हिंदुस्तान।
तो पूरे देश में आज बकरीद की धूम है और उत्तर प्रदेश की छटा तो बस देखते ही बनती है। लखनऊ की रौनक आपने देखी, कानपुर की देखी, मेरठ में भी कमोवेश वही नजारा है। मेरठ में भी कमोवेश ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है कि हर तरफ खुशी ही खुशी तैर रही है और लोग एक दूसरे को गले लग करके मुबारकबाद दे रहे हैं, ईद की दिली मुबारकबाद दे रहे हैं। और बच्चों के चेहरों की खुशी मैं जिक्र कर रहा था, वो देखते ही बनती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज ईदी मिलेगी, आज ईदी का दिन है, आज बड़े उनको ईदी देंगे, आज त्योहार का दिन है। वो भले ही इस बकरीद का, ईद उल अजहा का पूरा मतलब न जानते हों, लेकिन वो ये जानते हैं कि आज खुशी का दिन है, आज त्योहार का दिन है और आज गले लगने का दिन है, आज एकता का दिन है, आज भाईचारे का दिन है, आज अमन का दिन है। तो आज इस दिन को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी ईद के इस पवित्र त्योहार को मना रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर भाईचारे और अमन की कामना कर रहे हैं, नमाज पढ़कर अमन की कामना कर रहे हैं। सही बात है। उपेंद्र, वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ जितने हर्षोल्लास के साथ हिंदू भाई अपने पूजा पाठ करते नजर आते हैं, भीड़ नजर आती है, आज बकरीद के दिन की तस्वीर भी वैसी ही है। किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही, रौनक चारों तरफ है। देखिए, बिल्कुल मुनका कहा जाता है कि काशी में गंगा हिंदू के लिए भी बहती है, मुस्लिम के लिए बहती है और यहाँ जो है मंदिरों में घंटों की आवाज़ के साथ अजान की आवाज़ जो है यहाँ के जो है संगम है, जो गंगा जमुनी तहजीब का संगम है, उसको जीवंत करती है। और आज भी वैसा ही नज़ारा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है वो नमाजी यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। उसके बाद जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनका इस्तकबाल करने के लिए हिंदू अपना जो है सीना फैलाकर उनके गले मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो काशी की पीढ़ियों पुरानी जीवंत जो गंगा जमुनी तहजीब है वो आज भी जीवंत हो रही है। और दूसरी बात जो बताऊं कि इस बार कुछ खास जिसे कह सकते हैं अलर्टनेस है। ये आप चाहे निज़ाम बदलने की बात कह ले, मगर कुछ खास इंतजाम है, जो गाइडलाइन है वो तय है और उसका जो है उसका पालन सबको करना है। जैसे साफ तौर पर कल ही जिला प्रशासन ने ताकीद कर दिया था कि जितने भी धर्मावलंबी हैं उनसे बात किया था कि किसी प्रकार से भी जो कुर्बानी का वीडियो है वो सोशल मीडिया, इस सिलसिले में बात भी अभी हो रही थी। अमित, इससे पहले आप दिखा रहे थे कि कानपुर में किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे थे, बड़ी रौनक नजर आ रही है। ये तस्वीर कब तक देखने को मिलेगी? क्या दिन भर आज इसी तरह से चहल पहल बनी रहेगी? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर कहूंगा तो पैन करके दिखाएं कि लगभग 15 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है। नमाज लोग अदा कर चुके हैं, लोग अब खुशी खुशी से एक दूसरे के पास जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति से गले मिला जा रहा है, हर धर्म के लोग, नमाज पढ़ने वाले जो लोग निकल रहे हैं उनसे गले मिल रहे हैं और आपस में एक दूसरे से खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखिए कुर्बानी का दिन है, इसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि यदि इंसानियत को, यानी मानवता को, यदि धर्म को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो ये मुसलमान अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम लोग भी खड़े हैं। आप बताएं सर, आपने नमाज अदा की, क्या मांगा अल्लाह पाक से? क्या अल्लाह पाक से अपनी कुर्बानी, और हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अमन चैन, मुल्क के अमन चैन की दुआएं मांगी गई है। मुल्क के अमन चैन। सर आप इधर आए, सर आपने क्या मांगा अल्लाह पाक से? मुल्क के अमन चैन की दुआओं के लिए दुआ करी, सब भाईचारा रहे, सब मिलजुल के रहें। देखिए हर आदमी का यही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो यही बात इनके जहन में है, इसीलिए इन्होंने आज जहाँ एक और इबादत की, अवनीश, दुआ मांगी। देहरादून में भी तस्वीरें वैसी ही है, नमाज अदा की जा रही और दुआएं की जा रही हैं। सबसे खास बात ये कि जिस तरह से त्रासदा यहाँ झेलने को मिल रही है, लोग परेशान है बारिश से, उसके बावजूद केरल के लोगों को नहीं भूला जा रहा, उनके लिए भी बड़ी पहल की गई है। बिल्कुल मोनिका, देखिए आज जो यहाँ पर जो नमाज अदा की गई है उन्होंने अपनी दुआओं में केरल के लोगों को याद किया है और वहाँ पर लोगों की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ की है ताकि जिस तरीके का कहर वहाँ पे बरप रहा है वो उनसे बचाया जा सके। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ से जो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने केरल के लिए यहाँ से मदद के लिए भी अपनी तरफ से कुछ सामान यहाँ से भेजने की बात कही है। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये जो अमन का जो प्रदेश है या अमन का देश है, यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पे ये दिखाया है और आगे बढ़ चढ़ करके आए हैं कि क्योंकि केरल में जिस तरीके से आफत बना हुआ है मौसम और वहाँ पे जिस तरीके से तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर लोगों की मदद के लिए उत्तराखंड से भी भारी संख्या में लोग आगे सामने आ रहे हैं। मोनिका,
हमारे साथ आप तमाम लोग बने रहिए, हम आगे भी आपसे बात करेंगे और बकरीद की रौनक किस तरह की देखने को मिल रही है ये भी बात करेंगे, दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज का एजेंडा आप देख रहे हैं। आज दिन भर कौन सी खबरें ज्यादा प्रमुखता के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे सहयोगी जिसे कवर करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, देहरादून से हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं। रुख मेरठ का करते हैं, उमेश के पास चलते हैं। उमेश, दूसरी अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो आज एजेंडे में किन्हें तवज्जो दिया जा रहा है? जी हाँ, देखिए मोनिका, नेक्स्ट एजेंडा छेड़खानी की वारदातों का है। छेड़खानी की वारदातों से मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। मेरठ में छात्राएं अब सड़क पर उतर आई हैं और थाली बजाकर वो प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं कि इन छेड़खानी करने वालों का कुछ कीजिए सरकार, इन छेड़खानी करने वालों का कुछ करिए प्रशासन। कप्तान साहब से गुहार लगा रही हैं, एडीजी से गुहार लगा रही हैं, थाली बजा बजा करके अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। आपको याद होगा कि सरधना में जिस तरह से छेड़खानी से तंग आकर और छेड़खानी होते हुए शोहदे घर के अंदर दाखिल हो गए और लड़की को आग के हवाले कर दिया गया। अभी भी ये लड़की जिंदगी और मौत के बीच में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में संघर्ष कर रही है। अभी ये घटना चल ही रही थी कि एक और घटना देर रात हो गई। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में छेड़खानी न होने पर और छेड़खानी का विरोध होने पर पिता का कत्ल कर दिया गया। ये लिसाड़ी गेट क्षेत्र की वारदात है, देर रात की वारदात है, ताजा वारदात है। कप्तान साहब कहाँ हैं आप, कहाँ है एडीजी साहब? सवाल खड़े हो रहे हैं। उपेंद्र का रुख करते हैं और बकरीद के मौके पर रौनक देखने को मिल रही है, कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। उपेंद्र, क्या अहम गाइडलाइंस है जो जारी किए गए हैं बकरीद के मौके पर? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ी गाइडलाइन है और जिसकी खबर चर्चा पूरे पूर्वांचल में है वो ये कि बनारस में जो सालों से एक परंपरा थी कि ईद के दूसरे दिन यहाँ पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, तो इस बार इसको लेकर तमाम तरीके के दो मत थे। जो एक संगठन थे, जो हिंदुवादी संगठन थे, उनका लगातार कहना था कि इस खुलेआम इस तरीके से किसी भी ऊंट की और इस तरीके जानवर की वो नहीं कुर्बानी दी जानी चाहिए, सिर्फ बकरीद में बकरी की कुर्बानी दी जानी चाहिए, भीड़ की जो कि जायज़ है। तो इसको लेकर दो मत थे, तो मगर सालों से परंपरा जारी थी और इस बार प्रशासन ने ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर सबसे पहले न्यूज़ 18 ने खबर भी बताई थी। और कल जो है जैसे ही ये खबर आम हुई, इसको लेकर शहर मुफ्ती के यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम जुटे और आज जो है इसको लेकर आज भी जिसे कह सकते हैं हलचल है इस खबर को लेकर कि ऊंट की कुर्बानी होगी कि नहीं, क्योंकि सालों से यहाँ पर बनारस के 3 जगह पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है और वो इस बार प्रतिबंधित कर दी। हालांकि प्रशासन ने कोई ऐसा लिखित आदेश जारी नहीं किया, लेकिन कानपुर में भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं उसे लेकर वो क्या सोच रहे हैं? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में जो आबादी लगभग 54 लाख की आबादी है और उसमें लगभग 18 लाख से ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। और अगर कानपुर के चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, बजरिया ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बाउल क्षेत्र हैं, जहां हर साल, इस बार नहीं पिछले कई दशकों से ऊंट की कुर्बानी चली आ रही है, पड़वे की कुर्बानी, ऐसी तमाम चीज़ें थी। लेकिन इस बार जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद से लोग उसका फिलहाल अभी पालन कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ बैठक की और तमाम जो यहाँ मुफ्ती थे, तमाम मौलाना थे या जो यहाँ शहर काजी, क्योंकि शहर काजी 3 है अलग अलग, तो उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने इस बात से सहमति है कि बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। बकरीद के अलावा अगर दूसरे एजेंडों की बात की जाए तो कौन सी अहम खबरें और हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो इन ईद के अलावा सबसे बड़ी जो नज़र हमारी न्यूज़ 18 की रहेगी वो बाढ़ पे है, क्योंकि गंगा का जलस्तर पिछले 3 दिनों में बढ़ा है और चेतावनी बिंदु को टच कर चुका है। 24 से ज़्यादा गांव इससे अफेक्टेड है। चाहे लदुआ खेड़ा की बात करें, बिठूर की बात करें, बछरिया की बात करें, कुएँ की बात करें या हम सिमर झाल की बात करें, ऐसे तमाम गाँव हैं जिनमें अब पानी पहुँच चुका है। और गाँव से में निश्चित तौर पर कल जो बच्चे पाठशाला गए थे उनके लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि इन ऐसे मौसमों पर कीड़े मकोड़े निकलते हैं जो बच्चों पर इफेक्ट करते हैं और कईयों की फसलें भी अब खराब होने हैं। और किसान को अब ये चीज़ सता रही है कि यदि 1.5 सेंटीमीटर भी पानी और बढ़ता है तो उनकी खेत खलियान भी बर्बाद हो सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन ने बाढ़ चौकियां जो बनाई हैं उनमें इंतजाम किए हैं, उससे वो संतुष्ट नहीं है और लोगों पर लगभग 2700 परिवारों पर अब
खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उनको लग रहा है कि उनकी फसलें, उनकी गृहस्थी, उनके घर, उनका घरौंदा बर्बाद होगा। हालांकि यहाँ 14 नावों को लगाया गया है। कुछ ऐसे गाँवों पे जैसे लदुआ खेड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ 14 नावों को लगाया गया है, जिसमें जल पुलिस भी शामिल है, नायब तहसीलदार और SDM स्तर की अधिकारी भी वहाँ मौजूद है। कुल मिला के लेकिन लोग फिर भी परेशान हैं। अब अवनीश, देहरादून की अगर बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, तो ये बताइए कि बकरीद के अलावा दूसरी कौन सी अहम बड़ी खबरें हैं आज? बिल्कुल मोनिका, देखिए आज बकरी ईद के अलावा NIVH का मामला भी जो है गरमाया हुआ है। लगातार पिछले 7 दिनों से NIVH के जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल बीते रोज मंत्री जो रेखा आर्य हैं वो वहां गई थी। हालांकि वहां पर जो बच्चे थे उन्होंने अपनी मांगों पे अडिग रहे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक उनकी जो निदेशक है उसकी बर्खास्तगी का कंफर्मेशन उन्हें नहीं मिल जाएगा तब तक उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हालांकि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज मंत्रालय से भी 2 आला अधिकारी देहरादून पहुंच रहे हैं जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे ताकि जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे समाप्त किया जा सके। मोनिका, अब इसके साथ ही अवनीश, आज का दिन काफी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रणजी टीम है वो उतरने वाली है। लंबा इंतजार जो खिलाड़ियों का था वो खत्म हो रहा है, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। इसे लेकर भी कुछ खास आज देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, ये काफ़ी खुशी का दिन भी है और उत्तराखंड के इतिहास में जो 18 सालों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है वो गुजरात में होने वाले रणजी में खेलेगी। इसको लेकर के जो क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कमेटी है उन्होंने इसमें हरी झंडी दे दी है और इसके लिए जो आवेदन होने हैं ये 26 अगस्त से होंगे। तो साफ तौर पर जो उत्तराखंड है ये अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि पिछले कई सालों। शबाब, उमेश, उपेंद्र, अमित, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो आज के एजेंडे में ये तमाम खबरें जिसे हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।